हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सोमन, फिर से एक नया वीडियो लेके आ गया हूँ मैं। आज बारिश हो रहा है हैलीफैक्स में, और मैंने आपके पहले वीडियो में भी मैंने बोला है कि हैलीफैक्स में बहुत ज़्यादा बारिश होता है। तो आप जब भी आते हो आपको थोड़ा सा प्रिपेयर होके आना पड़ेगा, और आपको ये एक्सपेक्टेशन सेट करना पड़ेगा कि जब भी आप आओगे आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश मिलेगा। तो स्पेशली इफ़ यू आर ट्रैवलिंग विद किड्स तो आपको ये बात ध्यान में रखना है, राइट। तो एनीवे, तो आज का जो टॉपिक है दैट इज रिगार्डिंग IELTS। अभी IELTS एग्जाम आपको कहाँ पे देना चाहिए अगर आप इंडिया से आने वाले हो कनाडा, ठीक है, या मान लो आप कनाडा में हो, विजिटर वीज़ा में हो या वर्क परमिट में हो, और अगर आप कुछ दिनों के लिए अगर आप इंडिया जा रहे हो तो देन आपको IELTS कहाँ पे देना चाहिए, इंडिया में देना चाहिए या कनाडा में देना चाहिए, राइट। तो इस टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ आज। और इस टॉपिक के ऊपर इसलिए मैं बात करने वाला हूँ क्योंकि आज मेरे एक दोस्त के साथ मेरा बात हो रहा था, और वो भी कनाडा का PR के लिए वो ट्राई करेगा। अभी तक वो बंदा एक्सप्रेस एंट्री का प्रोफाइल क्रिएट नहीं किया। तो उससे बातों बातों में मुझे पता चला कि वो सोच रहे हैं कि वो अभी कुछ दिनों में यहाँ पे आने वाला है, ठीक है, वो यहाँ पे हैलीफैक्स आने वाला है वो। तो वो सोच रहा है कि यहाँ पे हैलीफैक्स आने के बाद ही वो जो भी है प्रोसेस स्टार्ट करेगा। तो मैंने उसको बोला कि ऐसा, लेकिन मैंने उससे अपना एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया। तो मुझे लगा कि एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, क्योंकि उसके जैसे अब ऐसे बहुत सारे लोग हैं आई नो कि जो अभी कनाडा ट्रैवल करने वाले हैं, और शायद एवरीवन, ऑलमोस्ट एवरीवन यही सोचता है, सभी लोग यही सोचता है कि कनाडा जाऊंगा उसके बाद मैं अपना प्रोसेस स्टार्ट करूंगा। लेकिन मैं अपने सभी वीडियोज़ में मैं बोलता हूँ कि अगर आप PR लेना चाहते हो आप इंडिया से प्रोसेस स्टार्ट कर लो, और आपको कनाडा आने के बाद प्रोसेस स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको बिल्कुल वेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी ऐसा है कि यहाँ पे लोगों की ज़रूरत है, राइट। एज पर करंट गवर्नमेंट यहाँ पे बहुत सारा लोगों को ये लोग PR दे रहे हैं, या इन लोगों के फोरकास्ट में भी है। लेकिन वो नेवर नो कब पॉलिसी चेंज हो जाए, राइट, कब गवर्नमेंट चेंज हो जाए, कब पॉलिसी चेंज हो जाए, कब क्या हो जाए, किसी को कुछ नहीं पता है। तो जो आपके हाथ में है आज के दिन में, उस चीज़ के ऊपर आप प्लान कीजिए, ठीक है। दैट इज़ माई एडवाइस टू एवरीवन, क्योंकि मैंने ये गलती खुद किया दोस्तों। मैं जब 2016 में पहली बार जब मैं कनाडा आया था, मुझे सब लोगों ने बोला था कि PR अप्लाई कर ले, PR अप्लाई कर ले। मैंने टाइम पे नहीं किया था, और उस टाइम पे एक्सप्रेस एंट्री का स्कोर काफ़ी कम था, ठीक है। लेकिन जब मैंने ट्राई किया मैं इंडिया से ट्राई किया, और कोविड के टाइम पे मैंने ट्राई किया। आप सोचिए 4 साल कनाडा में रहने के बाद मैंने कोविड के टाइम में मैंने इंडिया से ट्राई किया, लकीली मुझे मिल गया। तो मैंने जो गलती किया वो गलती मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग करो, ठीक है। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप अगर आप कनाडा आने वाला हो दैट इज़ गुड, लेकिन डोंट वेट कि आप कनाडा आने के बाद 1 साल यहाँ पे काम करोगे, उसके बाद आप CEC में आप एलिजिबल होंगे, उसके बाद आप अप्लाई करोगे। ऐसा मत करो दोस्तों, ठीक है। आप इंडिया से प्रोसेस स्टार्ट कर दो। तो इंडिया से प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए ऑब्वियसली आपको इसी आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। आपका जो एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट जो होता है वो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, और उसके साथ आपको इंग्लिश एग्जाम देना पड़ेगा, IELTS का आपको एग्जाम देना पड़ेगा। अगर आप प्राइमरी एप्लीकेंट हो आपको देना पड़ेगा, या अगर आपके स्पाउस अगर प्राइमरी एप्लीकेंट है वो उसको देना पड़ेगा। और अगर आप कंफर्टेबल हो, आप एंड आपके जो स्पाउस है दोनों एक साथ आप दे सकते हो, ठीक है। क्योंकि अगर आप मैरिड हो और अगर हस्बैंड वाइफ दोनों ही अगर IELTS में अच्छा स्कोर करता है, देन आपको डेफिनेटली अच्छा आपका CRD स्कोर आएगा, और इसमें आपका PR में इन्विटेशन मिलने का जो अपॉर्चुनिटी है वो आपको ज़्यादा होगा, राइट, आपको पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगा। तो एनीवे, तो बैक टू द टॉपिक कि आपको कहाँ पे देना चाहिए, ठीक है, कनाडा में देना चाहिए या इंडिया में देना चाहिए, या इसका क्या बेनिफिट है, या इसका कुछ डिफरेंस है या नहीं है, वो मैं आज इस वीडियो में बोलने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए मुझे ऐसा लगा कि मेरे ख्याल से इंडिया में अगर आप IELTS देते हो वो शायद थोड़ा सा ज़्यादा इजी है, ठीक है। क्यों इजी है मैं इस पॉइंट पे आऊँगा, ठीक है। जो मुझे लगा दैट इज अगेन, देखिए दैट इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस, ठीक है। मैं जो भी शेयर करता हूँ मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं गूगल से कुछ देख के या लोगों से कॉपी करके कोई बात नहीं बोलता हूँ। मैं अपने प्लेटफॉर्म में, इस प्लेटफॉर्म में मैं जो भी बोलता हूँ, मैं जो देखता हूँ, मैं जो फील करता हूँ, या जो मैंने एक्सपीरियंस किया, जो मैंने गलतियाँ किया या जो मैंने सही किया, मैं वो आप लोगों से शेयर करता हूँ, ठीक है। तो ऐसा है दोस्तों। और एक बात भी मैं बोलूँगा कि सेल्फिप और एक एग्जाम है, राइट। आप सेल्फिप भी दे सकते हो, आप IELTS भी दे सकते हो। सेल्फिप बेसिकली इंडिया में शायद अभी हुआ है,
जब मैं था उस टाइम पे नहीं था, अभी शायद दिल्ली पे शायद अवेलेबल है सेल्फिप का 1 या 2 सेंटर, दुबई में भी अवेलेबल है, आई नो सेल्फिप, एंड IELTS तो हर जगह पे अवेलेबल है। तो मैं आपको पहले बोलता हूँ डिफरेंस बिटवीन सेल्फिप एंड IELTS। देखिए सेल्फिप में क्या है कि सेल्फिप का जो पूरा प्रोसेस है दैट इज कंप्यूटराइज्ड प्रोसेस, ठीक है। आप रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग जो भी दोगे कंप्यूटर के सामने दोगे, और कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर है वो डिसाइड करेगा व्हाट इज योर स्कोर, ओके। तो क्या है कि देखिए सेल्फिप एंड IELTS में रीडिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग ऑलमोस्ट सिमिलर है। ऑलमोस्ट सिमिलर मैं बोल रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ आप कैसे दोगे, राइट। पहले IELTS में था कि राइटिंग, पहले IELTS में आप लाइक यू नो हैंड राइटिंग जो होता है वो वैसे आप दे सकते थे, या कंप्यूटराइज्ड आप दे सकते थे। अभी तो शायद 99% जगह पे IELTS के लिए वो कंप्यूटराइज्ड हो गया, मतलब आपका रीडिंग भी कंप्यूटर में होगा, आपका राइटिंग भी कंप्यूटर में देना पड़ेगा, एंड आपका जो लिसनिंग है ऑब्वियसली वो कंप्यूटर में होता है, राइट। वो आपको हेडफोन दे देता है, आप सुनते हो, इंग्लिश में कुछ कन्वर्सेशन होता है, उसके ऊपर जो भी क्वेश्चंस होता है वो उसको आपको आंसर देना होता है। तो दैट इज लिसनिंग, राइटिंग एंड रीडिंग, राइट। टेक्निक इज सेम बोथ सेल्फिप एंड IELTS, बट द मेजर डिफरेंस इन सेल्फिप कंप्यूटर का एक सॉफ्टवेयर होगा, एंड दैट सॉफ्टवेयर विल डिसाइड के व्हाट इज योर स्पीकिंग एबिलिटी। दैट इज द बिगेस्ट कॉन्स फॉर मी, राइट। क्योंकि ऑब्वियसली जो देखिए सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर भी कोई ना कोई बनाया होगा, राइट। एंड जो बनाया होगा उन लोगों का जो भी पैटर्न है, राइट, इंग्लिश का जो भी पैटर्न है उस पैटर्न के ऊपर डिपेंड करता है, उस एक्सेंट के ऊपर डिपेंड करता है, आपके प्रोनाउंसिएशन के ऊपर डिपेंड करता है, दैट इज सॉफ्टवेयर, राइट। आप एक ह्यूमन बीइंग से बात करोगे दोस्तों, दैट इज मोर इजी, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। देखिए मैं किसी इंग्लिश मीडियम से नहीं पढ़ा हूँ दोस्तों, ठीक है। मैं आपको बोलता हूँ मेरा जो बैकग्राउंड है बहुत ही मॉडरेट बैकग्राउंड है, बहुत ही एक मॉडरेट जगह से मैंने पढ़ाई किया, ठीक है। एंड उसके बाद मैं हांगकांग में था, सिंगापुर में था, कनाडा में इतने साल से हूँ, तो आई थिंक आई एम एलिजिबल टू टेल यू गाइस, राइट। आई एम नॉट अ नेटिव इंग्लिश स्पीकर ऑब्वियसली, और मैं ऐसा नहीं मैं बहुत फ्लुएंट इंग्लिश बोलता हूँ, ऐसा नहीं है। वॉट एवर इंग्लिश आई स्पीक ऑन डेली बेसिस दैट इज मैनेजेबल। ऑब्वियसली मैं IT में 15-16 साल हो गया मैं काम करता हूँ, सभी मेरा US क्लाइंट है, UK क्लाइंट है, कनाडा क्लाइंट है, इन लोगों से मैं बात करता हूँ, इंग्लिश में ही करता हूँ, एंड दैट इज मैनेजेबल, राइट। दे कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड मी एंड आई कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड देम, राइट। पहले ऐसा नहीं था, पहले थोड़ा सा मुझे भी तकलीफ होता था, बट एनीवे दैट इज नॉट द टॉपिक। द टॉपिक इज कि जब आप किसी बंदे से बात करते हो वो ज्यादा इजी होता है, ठीक है, उसको समझाना। क्योंकि अगर आपका प्रोनाउंसिएशन है या अगर आपका एक्सेंट जो हम लोगों का है, राइट, हम लोग का इंडियन एक्सेंट है, आप चाहे जो भी बोलो, मैं इंग्लिश जैसे बोलूंगा, मैं इंडियन तरीके से मैं इंग्लिश बोलूंगा, मैं यहाँ के तरीके से या यहाँ के लोग जैसे बोलते हैं वैसे नहीं बोलूंगा, मैं टॉक और ठो नहीं बोलूंगा, राइट। सो हम लोगों का जो एक्सेंट है हम लोग उसी में बात करेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगा एंड दैट इज मैं जो आपको बोल रहा हूँ, ये बहुत सारे लोगों ने भी मुझसे, मतलब उन लोगों से बात करने के बाद मुझे पता चला कि उन लोगों ने भी सेम फील किया कि जब आप सेल्फिप देते हो और कंप्यूटर के सामने जब आपको स्पीकिंग जो भी इन लोगों का टेक्निक है, राइट, जब आप बोलते हो तो उसमें क्या होता है कि उसमें जो एक्सेंट होता है या प्रोनाउंसिएशन होता है, एंड एज पर दैट सॉफ्टवेयर कैलकुलेशन आपका स्कोर थोड़ा सा कम होता है। मेजर डिफरेंस नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन थोड़ा सा कम होता है। लेकिन अगर आप वही इंग्लिश अगर आप किसी बंदे के सामने कर रहे हो या किसी टीचर के सामने आप अगर बोल रहे हो, then he or she might understand like what you are saying, right, and he or she physically can judge you. एक ह्यूमन बीइंग, एक इंसान आपको अच्छे से जज कर सकता है rather than a computer. Computer is a preset of program, right? वहाँ पे preset of program से रूल्स है, if else कंडीशन है, उसके ऊपर वो आपको स्कोर देगा। rather than जो ह्यूमन जो ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन ऑब्वियसली कंप्यूटर रिप्लेस नहीं कर सकता है, राइट। तो नहीं, तो ये दैट इज माई एक्सपीरियंस। मुझे लगा कि मैं खुद सेल्फिप भी दिया हूँ, मैं खुद IELTS भी दिया हूँ, और हर बार मैंने देखा मैं सेल्फिप 2 बार दिया था, ठीक है। तो 2 बार ही मेरे स्पीकिंग में नंबर अच्छा नहीं आया था, ठीक है। आई डिडंट क्वालिफाई अगेन, लाइक नो सेम एक्सेप्ट करने में आई डिडंट क्वालिफाई फॉर CLB 7 जब मैंने सेल्फिप दिया। सेल्फिप में मेरा लिसनिंग बहुत अच्छा आया था, रीडिंग एंड राइटिंग भी अच्छा आया था, लेकिन स्पीकिंग में मेरा वो 0.5 या 1 मार्क्स कुछ कम आ रहा था, दोनों बार ही आया। तो उसके बाद मैंने IELTS दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने IELTS यहाँ पे दिया कनाडा में। पहला जो IELTS है मैंने कनाडा में, एक्चुअली मेरे साथ बहुत स्टोरी हुआ, ठीक है। पहला जो IELTS था मेरा कनाडा में जब मैंने शेड्यूल किया था, तो IELTS में ऐसा होता है कि कुछ 1 घंटा पहले 45 मिनट्स पहले, अभी तो एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा पहले जाना होता है, इन लोगों का प्रोसीड्योर है। तो उस दिन बहुत स्नोफॉल हो रहा था, उस टाइम पे मेरे पास गाड़ी नहीं था मेरे पास, ठीक है। तो मैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से गया था, मैं थोड़ा सा लेट हो गया था।
तो एग्जाम शुरू होने से अगर 45 मिनट्स पहले अगर इन लोगों ने बोला था तो मैं शायद पहुंचा था, शायद 15 मिनट पहले पहुंचा था, लेकिन दे डिडंट अलाउ मी, मैं वो एग्जाम नहीं दे पाया था। मैंने पैसा पे कर दिया था, वो पैसा भी रिफंड नहीं हुआ और पहली बार जो है मैं IELTS एग्जाम नहीं दे पाया। ठीक है, मैं थोड़ा सा नेगेटिव हो गया था उस टाइम के बाद। उसके बाद मैंने फिर से और एक बार ट्राई किया और मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, देखिए मेरे अंदर थोड़ा सा ये प्रॉब्लम था, शायद आप लोगों के अंदर भी हो सकता है ऐसा प्रॉब्लम, कि मैं IT में 15-16 साल से काम कर रहा हूँ और अगर मुझे कुछ पढ़ाई करना है या अगर मुझे कुछ प्रिपरेशन करना है, अगर कहीं पे मुझे एफर्ट देना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपने स्किल सेट के ऊपर देना चाहिए, क्योंकि मैं जितना अपने स्किल सेट को डेवलप करूंगा उतना मार्केट में मेरा वैल्यू बढ़ेगा, राइट। लेकिन इंग्लिश फिर से कौन पढ़ने जाएगा यार, लेकिन एकेडमिकली हम लोग जो पढ़े थे वो पढ़े थे। अभी इस एज में आके इतना एक्सपीरियंस होने के बाद मेरे अंदर लेकिन 10-15 लड़के लोग काम करता है, तो ऐसे जगह पे आने के बाद फिर से अपने आप को इंग्लिश देने के लिए वो प्रिपरेशन लेना मुझे थोड़ा सा लगा था, मुझे लगा था यार लेकिन जो मुझे पता है दैट इज वेल एनफ, तो उसी प्रिपरेशन से मैं गया था। मतलब मैं IELTS के लिए, सेल्फ के लिए कोई प्रिपरेशन नहीं लिया था दोस्तों, दैट वाज माय बिगेस्ट मिस्टेक। ओके, मुझे लगता था यार इतना सालों से इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, इंग्लिश में लेटर लिख रहा हूँ और ईमेल लिखता हूँ, हर रोज क्लाइंट से बात करता हूँ, आई डोंट थिंक आई नीड एनी काइंड ऑफ प्रिपरेशन। तो मैंने ऐसे ही गया था। 2 बार सेल्फ नहीं देने के बाद मुझे ऐसा लगा, तसल्ली दिया मैंने अपने आप को कि सेल्फ में मेरा स्पीकिंग नहीं हुआ बिकॉज वो कंप्यूटराइज्ड है, दैट्स व्हाई वो सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है, दैट वाज नॉट माय प्रॉब्लम, राइट। मैं अपने आप को ऐसे मैंने उस टाइम पे बोला। तो देन जो पहली बार जब IELTS में नहीं दे पाया, सेकंड टाइम जब मैं IELTS दिया तब भी मैं प्रिपरेशन लेके नहीं गया था। और मैं आपको बोल दूं, मैं 7 या 10 दिन के अंदर गया था IELTS देने सेकंड टाइम। तो उस टाइम पे मुझे उस टाइम पे मेरा स्कोर जो आया दैट वाज CLB 7, एग्जैक्टली CLB 7 आया था मेरा। तो लेकिन वहाँ पे स्पीकिंग में मुझे थोड़ा सा लगा कि मैं जो बोल रहा था और मेरे सामने जो टीचर था स्पीकिंग के टाइम पे मैं बोल रहा हूँ, तो वो दैट पर्सन वाज अ रशियन पर्सन। ओके, और अगर आप लोगों ने रशियन से बात की होगा तो पता होगा इन लोगों का जो टंग होता है ना वो बहुत भारी होता है, हेवी होता है। तो इन लोगों का जो लैंग्वेज है थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत हो सकता है, ठीक है। ऐसा मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने देखा। अगर आप जो नेटिव इंग्लिश स्पीकर है, अगर आप इन लोगों से बात करोगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है, ठीक है। लेकिन अगर आप मान लो रशियन हो गया, अगेन डिपेंड मैन टू मैन, मैं इसको जनरलाइज नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन एज पर माई एक्सपीरियंस मुझे लगा कि उन लोगों का जो इंग्लिश होता है वो थोड़ा सा समझने में मुझे थोड़ा सा तकलीफ हुआ था, राइट। इन लोगों का जो भी वर्ड होता है या प्रोनाउंसिएशन होता है, क्योंकि ऐसा हो सकता है क्योंकि हम लोग ज्यादा हॉलीवुड की मूवी देखते हैं और हॉलीवुड हम लोग फॉलो करते हैं, तो वो जो पैटर्न है वो हम लोग समझ पाते हैं, जो एक्सेंट है हम लोग समझ पाते हैं। लेकिन हम लोग रशियन मूवी नहीं देखते, राइट। ऑब्वियसली रशियन लैंग्वेज हम लोग को पता नहीं है, तो अभी वो लोग जैसे इंग्लिश बोलता है वो थोड़ा सा मुझे लगा था कि थोड़ा सा वो समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था मुझे। तो एनीवे दैट वाज माय स्टोरी। मैं कनाडा में दिया, उसके बाद कोविड के पहले मैं इंडिया गया, इंडिया जाके मैं फंस गया। उसके बाद जब मैंने सोचा कि अभी थोड़ा सा सीरियसली देना है, क्योंकि स्कोर को इम्प्रूव करना है। अगर स्कोर इम्प्रूव नहीं होगा ऑब्वियसली, और उस टाइम पे एक्सप्रेशन का काफी हाई स्कोर जा रहा था, 470, 480, 490 जा रहा था। तो मैंने उसके बाद अच्छे से प्रिपरेशन लिया, ठीक है। तो थर्ड टाइम जब मैंने IELTS दिया, थर्ड टाइम दैट वाज एक्चुअल माय फर्स्ट टाइम, राइट। अगर मैं उसी हिसाब से देखो कि मैं वेल प्रिपरेशन लेके जो भी है सब कुछ फॉलो करके उसके बाद मैं गया था, दैट वाज थर्ड टाइम, ठीक है। लेकिन अगर आप देखोगे मतलब प्रिपरेशन वाइज दैट वाज फर्स्ट प्रिपरेशन फॉर मी, एंड दैट टाइम आई स्कोर्ड वेल, आई स्कोर्ड आई थिंक CLB 8 जो मैंने स्कोर किया था। तो मैंने जो ऑब्जर्व किया जब मैंने स्पीकिंग के ऊपर मैं आ रहा हूँ, क्योंकि देखो रीडिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग आप इंडिया में दो, कनाडा में दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, एक ही है। क्योंकि वो कंप्यूटर में आएगा, आप उसको आप जस्ट टाइप करोगे एंड आप उसमें आप जो भी क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन का आंसर दोगे एंड यू आर गुड। लेकिन स्पीकिंग का क्या है, स्पीकिंग यू नीड टू टॉक टू समवन, राइट। कोई ना कोई आपको जज करेगा आप कैसे इंग्लिश बोलते हो, दैट इज अ ह्यूमन बीइंग। और अगर आप कनाडा में रहते हो, यहाँ पे मल्टीकल्चरल सोसाइटी है, राइट। यू डोंट नो आपके टीचर कहाँ से है, रशिया से हो सकता है, उगांडा से हो सकता है, अफ्रीका से हो सकता है, एशिया से हो सकता है, चाइना से हो सकता है, इंडिया से भी हो सकता है, राइट। यू नेवर नो, राइट, इट ऑल डिपेंड्स। लेकिन अगर आप इंडिया में देते हो IELTS, आप अगर अपनी जगह पे देते हो, यू आर 100% श्योर आपका जो टीचर होगा वो इंडियन ही होगा, ठीक है। इंडिया में आपको IELTS का जो स्पीकिंग टेस्ट होगा उसमें आपको रशियन नहीं मिलेगा या जापानीज नहीं मिलेगा, चाइनीज नहीं मिलेगा, आपको इंडियन ही मिलेगा। तो मैं कलकत्ता में IELTS दिया था,
मेरा जो स्पीकिंग टेस्ट जिसने लिया था एक मैडम ली थी, मेरा जो स्पीकिंग टेस्ट था वो भी बंगाली थी बेसिकली, तो उनका प्रोनाउंसिएशन और मेरा प्रोनाउंसिएशन एग्जैक्टली सेम था, ठीक है। तो मेरे लिए वो स्पीकिंग टेस्ट बहुत ही अच्छा हुआ था, मेरा स्कोर भी बहुत अच्छा आया था, ठीक है। तो दैट वाज माय एक्सपीरियंस, ठीक है। तो एंड इवन फॉर माय वाइफ आल्सो, मेरी वाइफ भी नेटिव इंग्लिश स्पीकर नहीं है ऑब्वियसली, राइट, लाइक नो हम बंगाली मीडियम से पढ़ी है। तो मैंने भी जब उसको बोला कि तुम जाओ तुम दो IELTS के एग्जाम दो, तो उसने भी वो लाइक नो उसका भी CLB 7 पहले ही अटेम्प्ट में आ गया था, ठीक है। स्पीकिंग में 6 आया था, स्पीकिंग 6 और 6.5 ऐसे कुछ आया था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। एंड दैट वाज आल्सो लाइक नो दैट लोकल टीचर जो भी असेस किया था इंग्लिश स्पीकिंग। तो दैट वाज माय एक्सपीरियंस। मुझे लगा था कि उसके बाद आई रियलाइज के लाइक नो मैंने जो दो बार यहाँ पे IELTS देने का जो कोशिश किया, वो अगर मैं नहीं करता तो ठीक होता, लाइक मतलब यहाँ पे भी जो स्कोर मिलता मुझे इंडिया में, उसी प्रिपरेशन से शायद मुझे ज्यादा स्कोर मिलता। IELTS का बस एक ही प्रॉब्लम जो मुझे लगा, दैट इज राइटिंग। राइटिंग मुझे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगा IELTS में। स्पीकिंग इज वेरी इजी, यू कैन मैनेज। रीडिंग और लिसनिंग सुपर इजी, ठीक है। रीडिंग में बस आपको टाइम मैनेज करना है, ठीक है, वो टाइम निकल जाता है, वो टाइम मैनेज करके आपको आंसर देना है। एंड लिसनिंग आई थिंक सुपर इजी, लिसनिंग सबसे ज्यादा इजी है, ठीक है। लिसनिंग में आप यू कैन इजीली स्कोर 9 और 10 व्हाटएवर। लेकिन राइटिंग का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। राइटिंग में आपको बहुत अच्छे से आपको प्रिपरेशन लेना पड़ेगा। इन लोगों का स्पेसिफिक फॉर्मेट है, इन लोगों का स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, आपको उस चीज को फॉलो करके आपको राइट करना पड़ेगा, राइट। अगर आप देखो, हम लोग डेली लाइफ में जो ईमेल लिखते हैं, दैट इज नॉट अ लाइक नो प्रॉपर इंग्लिश ईमेल, ठीक है। वो अगेन वो लाइक नो वर्क वाइज दैट इज फाइन, बट अगर आप देखोगे कि फ्रॉम एकेडमिक पर्सपेक्टिव लाइक नो उसमें बहुत कुछ सेक्शन है, वो सब आपको फॉलो करना पड़ेगा। आपको प्रोसेस को फॉलो करके वो आपको राइट करना पड़ेगा, तभी उस ईच सेक्शन के ऊपर वो आपको मार्किंग करेगा। डजंट मैटर कि आपने एक सेक्शन में बहुत अच्छा लिखा, दूसरे सेक्शन में आप अच्छा नहीं लिखा, आप ऐसा नहीं होगा। आपको सभी सेक्शन में एज पर देयर फॉर्मेट, एज पर देयर प्रोसेस आपको लिखना पड़ेगा। तो अगर आपको IELTS के लिए अगर आपको प्रिपरेशन लेना पड़ेगा, मैं आपको बोलूंगा सबसे ज्यादा टाइम आप राइटिंग पे स्पेंड कीजिए ना। अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए, आप लोकल कोई भी टीचर हो या जो लोग प्रोफेशनली IELTS का ट्रेनिंग देता है, अगर आपको कुछ ट्रेनिंग लेना है तो आप राइटिंग के ऊपर ट्रेनिंग लीजिए। दोस्तों मेरी बात सुनिए, आप लिसनिंग, रीडिंग एंड स्पीकिंग अगर आप इंडिया में IELTS देते हो बहुत ईजी है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, बस आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए, ठीक है। लेकिन राइटिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट है, वो उसके लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो दैट वाज माय एक्सपीरियंस, ओके। मैंने कनाडा में भी IELTS दिया, मैंने इंडिया में भी IELTS दिया, और देने के बाद मुझे ऐसा लगा कि लाइक यू नो IELTS का अगेन रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग सभी जगह पे सेम है, इंडिया हो या आप कनाडा में दो, कहीं पर भी दो, ठीक है, सभी जगह पे सेम है। लेकिन जो स्पीकिंग है, स्पीकिंग में अगर आप अच्छा स्कोर करते हो आपका CRS स्कोर अच्छा आएगा, मैं आपको बोलता हूँ, ठीक है। स्पीकिंग में अगर आपका स्कोर अगर हाई आता है तो आपका स्कोर बढ़ता है, जो CRS स्कोर है वो इंक्रीज होगा। तो स्पीकिंग में अगर आपको अच्छा स्कोर लाना है, आई विल एडवाइज एज पर माई एक्सपीरियंस, इंडिया में वो इजी ज्यादा है, राइट। अगर आपको कनाडा में आउट ऑफ 10 अगर आपको 6 मिलता है, राइट, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, रफ एग्जांपल, सेम पैरामीटर सेम चीजें अगर आप इंडिया में करोगे, आउट ऑफ 10 आपको 8 मिलेगा। आप मेरी बात लिख लो दोस्तों, दैट वाज माय ओन एक्सपीरियंस, ओके। सो एनीवे, सो अगर आप कनाडा आ रहे हो, लाइक यू नो ऑल दी बेस्ट, आप कनाडा आओ। लेकिन मैं आपको अभी भी बोलूंगा कि अभी भी बहुत अच्छा मौका है, इस मौका को अपने हाथ से जाने मत दीजिए। कनाडा में बहुत ज्यादा PR ये लोग देने वाला है, तो आप इंडिया से आने से पहले या अपने देश से आने से पहले आप एक्सप्रेस एंट्री का प्रोफाइल क्रिएट कीजिए, अपना ECA कंप्लीट कीजिए और IELTS जरूर दे के आइए, क्योंकि अगर आप एक बार IELTS दोगे आपका 2 साल तक वो वैलिड रहेगा, ठीक है। 2 साल तक डेफिनेटली आपको इन्विटेशन मिलेगा, 2 साल के अंदर आपको डेफिनेटली PR भी मिल जाएगा। लेकिन IELTS आप गोवा से दे के आओ, दैट इज माई एडवाइस। एनीवे, सो दैट्स इट फॉर टुडे। थोड़ा सा बारिश सब स्टार्ट हो गया, मैं अपने गाड़ी में भागता हूँ, एंड अगर अच्छा लगेगा तो गिव अस अ थम्स अप एंड प्लीज डू सब्सक्राइब। अगर सब्सक्राइब करोगे ऐसे और भी बहुत सारा वीडियोस में लेके आऊंगा जो आपके लिए यूजफुल हो सकता है, आपके कैनेडियन जर्नी को स्मूथ करने के लिए, ठीक है। तो गिव अस अ थम्स अप, डू सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।